In today's video, I'm going to analyze and discuss the important articles of The Hindu, dated 8 April 2024. In this video, I'm going to talk about articles that are important from UPSC point of view or from other state pieces examination. And so not wasting our time and starting this video. So जो पहला आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, that is on page number 8, that is wayward elephant. So what does that mean? What do you mean by that? कि wayward elephant, यहाँ पे किस हाथी की बात हो रही है और वो क्या हाथी है, मतलब किस हाथी की रिस्पेक्ट में बात हो रही है. सो आपको पता है कि रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी और उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम लोग जो आपका पॉलिसी रेपो रेट है उसको 6.5% पे रखेंगे, मतलब कि जो प्रीवियसली था वैसे ही रखेंगे, सेम रखेंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे. ओके, सो यहाँ पे आरबीआई की जो एमपीसी थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसका डिसीजन क्या था? पॉलिसी रेपो रेट को 6.5% ही रखने का, मतलब अनचेंज रखने का. ठीक है, पहली बात तो ये आरबीआई क्या है? आरबीआई तो सबको पता होगा, इट इज व्हाट पेरेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ ऑल बैंक. मतलब क्या है कि अगर मुझे लोन चाहिए होगा मैं बैंकों के पास जाऊंगा, और जब बैंकों को लोन चाहिए होगा तो किसके पास जाएंगी? आरबीआई के पास जाएंगी. ऑब्वियस चीज है, मुझे लोन बैंक फ्री में दे नहीं देगी, क्या करेगी? मुझसे कुछ सिक्योरिटी में रखवाएगी, है ना? कुछ भी रखवा सकती, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, कुछ भी रखवा सकती है. वैसे ही ये आरबीआई क्या करती है? बैंकों को लोन लेंड करती है और उनके कुछ रूल्स भी बनाती है, रेगुलेशन भी बनाती है. अब बात करते हैं व्हाट इज दैट एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. ये क्या होती है? अब देखिए, आपको पता होगा जो दूध होता है उसे गर्म करो तो क्या निकलती? मलाई. मलाई को और फेंटो तो क्या निकलता? मक्खन. समझ लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? आरबीआई की मक्खन है. ये आपका क्या होता है? 6 मेंबर से कंपोज होती है और इसके कंपोजिशन में क्या होता है? 3 गवर्नमेंट मेंबर बैठते हैं और 3 जो आपके आरबीआई के मेंबर बैठते हैं. और ये क्या डिसीजन लेते हैं? ये डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग आपका जो पॉलिसी रेपो रेट है, जिसे हम लोग कहते हैं बेंचमार्क इंडेक्स रेट. बेंचमार्क इंडेक्स रेट, या जिसे हम कह सकते हैं रेपो रेट भी, वो डिसाइड करते हैं. और उन्होंने इस बार क्या डिसाइड करा है कि जो रेपो रेट है, अब रेपो रेट भी क्या होता है? एक और क्वेश्चन बनना आएगा कि अब रेपो रेट क्या होता है. वो डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट या बेंचमार्क रेट क्या होगा. तो पहली चीज उन्होंने डिसाइड करा है कि जो भी रेपो रेट चल रहा था वही रहेगा, जो पिछले क्वार्टर था वो इस क्वार्टर भी रहेगा. अब बात करते हैं हम लोग रेपो रेट क्या होता है. जैसे मान के चलिए आरबीआई क्या कहता है? ठीक है बैंक, मैं आपको लोन दे दूंगा, ठीक है, आपका कुछ मैंने गिरवी रखा, मैं आपको लोन दे दूंगा, लेकिन आपसे इंटरेस्ट तो चार्ज करूंगा. मुफ्त में देखो कुछ नहीं चलता है यहाँ पे, एक हाथ से लो एक हाथ से दो. तो आरबीआई क्या करता है? जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को लोन देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेपो कहते हैं. और आरबीआई इसे ही यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है. ओके, तो यही शक्तिकांत दास जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का जो रेपो रेट है वो वही रहने वाला है. और ये काफी पॉजिटिवली मार्च 2025 की तरफ एम कर रहे हैं कि जो भारत का जीडीपी है वो 7% की ओर से बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? इन्होंने साउथ वेस्ट मानसून का एग्जांपल दिया है कि साउथ वेस्ट मानसून आपका क्या होता है. अब ये आप मुझसे मत पूछिएगा क्यों, क्योंकि अगर वो मैं पढ़ाने बैठा तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा. ठीक है, ज्योग्राफी का पोर्शन है, आप लोग को अलग से करना पड़ेगा. तो साउथ वेस्ट मानसून एक तरीके से समझ लो, जब बारिश आने वाली होती है तो उसका ये आसार देता है. तो उन्होंने कहा है कि साउथ वेस्ट मानसून के आने के चांसेस हैं, जो कि आपको बूस्ट करेगा किसको? एग्रीकल्चर सेक्टर को. ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करेगा, जिससे कि आपका क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगा. कंजम्पशन बढ़ता है तो जीडीपी ग्रोथ होता है. ओके, तो शक्तिकांत दास जी यही कहते हैं, जो कि गवर्नर हैं आरबीआई के, क्या कि जो कि हाथी बाहर घूम रहा था फॉरेस्ट में, मतलब कि जब इन्फ्लेशन था 7.8% इन अप्रैल 2022 में, वो अब क्या होगा? धीमे धीमे कम हो जाएगा. मतलब जो हाथी था बाहर घूम रहा था फॉरेस्ट में, घूम के कहाँ आ गया? वापस आ गया. दैट्स व्हाई ही सेड द wayward elephant point. Okay, so let's complete this article and now moving on to another. तो चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है शेपिंग इंडियाज पार्ट 2 इंक्लूसिव हेल्थ केयर. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? शेपिंग इंडियाज पार्ट 2 इंक्लूसिव हेल्थ केयर. पहले बात तो समझते हैं ये इंक्लूसिव मतलब क्या होता है. इंक्लूसिव हेल्थ केयर, देखो इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? सबका साथ सबका विकास. सिंपल भाषा में समझे तो इसमें आपको पता ही होगा कि जैसे 7 अप्रैल था तो वहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करा जाता है, और जब भी कोई ऐसा दिन आता है तो द हिंदू जो है उसी के पीछे लग जाता है.
हेल्थ भाई आर्टिकल बेस्ड है, बस हम लोग कुछ उसका इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही पढ़ेंगे, जैसे कि आपका है ये वाला, और उसके बाद एक और है जो कि सुसाइड से कुछ रिलेटेड है। तो हम लोग काफ़ी सोशली स्टिग्मा एंड सेंसिटिव टॉपिक को पढ़ेंगे आज, बट अभी नहीं, इस आर्टिकल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपको पता है कि जो 7 अप्रैल है, एक देखिए एमसीक्यू यहाँ से बन गया, वो आपका क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, अब ये आपको क्या कहता है, ये हेल्थ इक्विटी के बारे में कहता है। ओके, और इसका ये फंडामेंटल, इस समय कह सकते हैं इसका थीम है, जो आपका ये क्या है, मेरी हेल्थ माय हेल्थ माय राइट। मुझे पता है राइटिंग मेरी कुछ अच्छी नहीं बन रही है, बट उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये तो ऐसी ही है, चेंज नहीं हो पाएगी, सॉरी। ठीक है, तो इसका थीम है दिस ईयर, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्या पूछेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे कि बहुत सारे हम लोग के अलार्मिंग गैप्स हैं, है ना, जो कि कोविड-19 में आपको पता ही चल गए थे कि कैसे मार्जिनलाइज वनरेबल पीपल जो आपके गरीब हैं उनको एक्सेस नहीं मिली हेल्थ केयर के लिए, और कैसे जो अमीर लोग हैं वो तो जानते ही, घर में उन्होंने बेड उठा के रख लिए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया था, फिर उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई जो भी था। ठीक है, तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग हेल्थ इक्विटी को प्रोवाइड करने की। हेल्थ इक्विटी को, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इन्होंने इक्विटी की क्यों बात करी है, व्हाई नॉट इक्वालिटी। पहले आपको दिमाग में ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए कि इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर क्या होता है, और इन्होंने यहाँ पे हेल्थ इक्विटी की क्यों बात करी है। ओके, इसको हम लोग फिलहाल बाद में डिस्कस करेंगे क्यों बात करी है, पहले हम लोग थोड़ी मेजर सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये हेल्थ इक्विटी होती क्या है। हेल्थ इक्विटी होती क्या है कि जितने भी आपके आदमी हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, किसकी, उसके पोटेंशियल, जो उसका हेल्थ पोटेंशियल है उसको हायर करने की। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है कि वो गरीबी में रह रहा है या अमीरी में रह रहा है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या एड्रेस करते हैं, जो कि आपके रूट कॉजेस हैं, जैसे कि कौन सा हो गया, उनकी इलिटरेसी हो गई, है ना, इलिटरेसी हो गई, और क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया। ओके, जिसके कारण उनको क्या नहीं मिल पाता है, अच्छी डाइट नहीं मिल पाती, अच्छा सैनिटेशन नहीं मिल पाता, अच्छी हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये सब होता है। जैसे कि मान के चलिए, एक आपका अंबानी का मान लीजिए, जो अभी इनकी शादी हुई, उनका लड़का होगा। ओके, ऑब्वियस चीज़ है, उसके तो कौन कौन से वैक्सीनेशन के सारे पैसे होंगे, बट मान लीजिए कोई गरीब है, ठीक है, उसका बच्चा हुआ, तो उसके पास क्या ऐसी सुविधाएं होंगी, जरा सोच करके देखिए, जो एक स्लम में बच्चा पैदा हुआ है, इतनी पॉवर्टी में पैदा हुआ है, उसके पास इम्यूनाइजेशन भी नहीं अच्छा होगा, उसके पास ना, तो फिर उसके पास फूड की दिक्कत होगी, तो फिर ये सब क्या होंगी, ये सब चीज़ें बाद में क्रोनिक हेल्थ कंडीशन दिक्कत करेंगी, है ना। तो अभी तो आपको पता चल गया है। और सिर्फ आपकी जो हेल्थ इक्विटी होती है, ये ऐसा नहीं कि बस लॉ में कहीं लिख दिया, है ना, और लॉ में लिख दिया बस बन गई, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको काफ़ी रिफॉर्म्स करने होते हैं, और काफ़ी सबको मिलकर के काम करना होता है। पहली बात तो इंडिया में से क्या दिक्कत है, इंडिया का पास ऐसी क्या हेल्थ इक्विटी की दिक्कत है, बता पाएंगे। पहली बात तो कोई भी कहीं भी कुछ पूछे ना इंडिया के बारे में, तो उसमें पॉपुलेशन डाल दो या ओवर क्राउडिंग डाल दो, क्यों, क्योंकि सबको पता है भारत जिस हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से दिक्कत ही दिक्कत आने वाली है। क्या आप मुझे बता सकते हो, ये तेजी से बढ़ रहा है, इससे पॉजिटिव क्या होगा, क्या बता सकते हो पॉजिटिव क्या होगा, कि हम लोग जो इतने बिल्कुल तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उससे हम लोग का क्या पॉजिटिविटी मिलेगी, और जो कंट्रीज ने इन पर रोक लगाई है उससे उनको डाउनफॉल क्या हो रहा है। आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो पहली चीज, इंडिया की हेल्थ इक्विटी प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तो ओवर क्राउडिंग बहुत है। ठीक है, ओवर क्राउडिंग है, और दूसरी चीज आपकी क्या है, इलिटरेसी कह सकते हैं, क्लीन वाटर की आपको मिली ही नहीं कहीं पे, है ना। आरओ का पानी हम लोग क्या लगा है ना, बाकी सब क्या थोड़ी लगा है, उन लोग के पानी मिलने बहुत बड़ी बात होती है। क्लीन वाटर की स्कार्सिटी जो है, ठीक है। और एक सर्वे ने ये भी फाइंड करा हुआ है कि जो आपकी इन्फेक्शस टीबी है, वो आपकी क्या है, गरीबों में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अमीरों में। ठीक है, और क्या है, कास्ट और जेंडर में भी डिस्पैरिटीज़ है। ये आपका एक हुआ था सर्वे, जिसमें कह सकते हैं जो आपका NFHS है, नेशनल फैमिली ऑफ हेल्थ सर्वे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, आपको उसके बारे में जरूर पढ़ना है। उसने ये कहा है कि जो आपके SCs और ST है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उनके जितने भी बच्चे होते हैं उनका हायर मोर्टेलिटी रेट होता है एज कम्पेयर टू जनरल चाइल्ड। क्यों, क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि जनरल वालों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, और तो ऑब्वियस चीज़ है, जहाँ पैसा है वहाँ पे
हाँ, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कहा है कि जहाँ एसटीज हैं उनके बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट होगी वो ज़्यादा होगी। किससे? और उनके मरने के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द जनरल चाइल्ड। इन्होंने सर्वे करा है खुद का, ऐसा ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ओके, और इन्होंने ये भी कहा है कि जो वुमेन होंगी, गरीब घर से आती होंगी या जो नीचे वाली कास्ट में होंगी, उनमें क्या होगा? अनीमिया के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब ये अनीमिया क्या होती है? ठीक है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में व्हाट डिजीज एनीमिया, और उसको सही कैसे कर सकते हैं, या कह सकते हैं इसे क्या ऐसा न्यूट्रिशन डाइट में ऐड करें कि जो जिससे हम लोग का एनीमिया नहीं होता। ओके, मेंशन दिस आल्सो इन द कमेंट सेक्शन। सो ये है आपका। और इन्होंने क्या कहा है आखिरी में, क्या है इंडिया में क्या क्या हेल्थ इक्विटी के, पहले तो आपका हो गया और क्राउडिंग हो गया, और फिर उसके बाद कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, आखिरी में क्या हो गया भैया? डॉक्टर हैं ही कहाँ? 0.8% डॉक्टर है पर, या 0.8 पर व्हाट 1000 पीपल, समझ रहे हो? और कभी डॉक्टरों को देखना हो कि मतलब क्या कैसी देखते हैं डॉक्टर, किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाना, 1 रुपये पर्चा बनवा करके देख लेना कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह ट्रीट होता है आदमी वहाँ पे, कैसे तुमको दौड़ाएंगे। ठीक है, नॉर्मल एक्सरे कराने जाओगे, मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया तो तब तक तुम मरी जाओ ज़्यादा। ठीक है, भले मेरी बात बुरी लग रही है बट स्टिल ये रियलिटी है सरकारी अस्पतालों की। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ है, डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो आप चलिए इसको सही कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो कुछ हम लोग की गवर्नमेंट बॉडीज ने पॉलिसी बनाई है। तुम क्या पॉलिसी के नाम आप बता सकते हैं कैसे हेल्थ इक्विटीज को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाई है? बिल्कुल, पहली तो आपकी है आयुष्मान भारत, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, पक्का पूछी जाएगी किसी न किसी पेपर में। अब आयुष्मान भारत क्या है? ठीक है, और उसके बाद इन्होंने एक और कौन सी बनाई है? NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, जिसके अंदर आपका क्या आता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और प्लस नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। देखिए, मैं नोट्स को बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, राइटिंग पे मत जाइए क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके सामने कर्सिव राइटिंग या बहुत बड़ा ट्रांसलेटर बन के लिखूँ, बट मैं आपको एक्सप्रेस अच्छा करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि एनालिसिस जो होना चाहिए था हिंदू का, वो शॉर्ट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि आपको बस क्रिटिकल पॉइंट्स याद रहे। पूरा मैं आपको रटाने नहीं बैठूंगा यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं रटाने बैठ जाऊंगा तो बस क्रिटिकल पॉइंट्स, NFSWH, NFSS, ठीक है? अगर आपने ये चीज भी मेंशन कर दी तो आपका जो इन्विजिलेटर है, जो भी सामने वाला, वो जान जाएगा कि हाँ बेटा तुमको पता है, कि तुमको नॉलेज है। बाकी तुम हवा में बातें उड़ाओगे या ये कह दोगे 0.8% पर 1000, ये भी सर्वे के थ्रू आया है, हवा में बातें उड़ा दोगे तो ऐसा नहीं होगा। तुमको 2-3 कुछ ऐसे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो गया, इन सबका यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। क्या हो गया? लिटरेसी रेट को बढ़ा दो, ठीक है? जो आपके लिटरेसी रेट है उनको बढ़ाइए, और फिर जो आपकी गवर्नमेंट प्लस पब्लिक पार्टनरशिप है उसको भी करिए ना। NGO हो गया, सिविक सोसाइटीज़ हो गया, उसको भी कोऑपरेट करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी हैं, कौन कौन से हो गए इंटरनेशनल लेवल पे? अरे भैया सिंपल है, WHO हो गया, गेवी हो गया, ठीक है? और फिर उसके बाद आपका क्या होगा? ग्लोबल फंड्स हो गया। इन लोगों से भी हो ना काम करने के लिए, है ना? रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट्स आपके हो गए, उसमें कहिए फंडिंग प्रॉपरली हो, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ पे क्या कर सके, हेल्थ इक्विटी को और ज़्यादा सही से काम कर सकें वहाँ पे। ठीक है, लोकल प्रेजेंस जहाँ पे होगा, जिनका रूट लेवल प्रेजेंस है, उनसे कहिए काम करने के लिए। तो बस यही था आपके सेकंड वाले आर्टिकल में। आई थिंक यू आर क्लियर। नाउ वी आर गोइंग to discuss another article, another important and social sensitive article. Okay, gone too soon, the subject of youth suicide in India. आपको वो जान करके हैरानी होगी कि इंडिया रिकॉर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड इन द वर्ल्ड. Okay, and going by the data of NCR, National Crime Record Bureau, 1.71 लाख पीपल ने सुसाइड कमिट करा है किसमें? 2022 ईयर में. ओके, और इसमें क्या क्या कह सकते हैं कि जो भी है 40% पीपल जो आपकी है वो यंग है, मतलब कि उनकी एज क्या है? 30 साल से नीचे है. 30 साल से नीचे. और सोचिए 1.71 लाख पीपल हैं, ये तो रिपोर्टेड है. अनरिपोर्टेड वाले कितने होंगे? कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जिनका जो सुसाइड है वो अनरिपोर्टेड किया गया है बाय देयर गार्जियंस, बाय देयर फैमिली मेंबर्स और समवन लाइक दैट. तो बात करने वाले हैं क्यों मतलब क्यों, कैसे, ठीक है? क्यों? पहली बात तो रीजन आता है क्यों, ठीक है? वाई डू मोस्ट यंग पीपल, स्पेशली यंग पीपल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, यंग पीपल कमिट सुसाइड. ओके,
तो पहले हम लोग देखा जाए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम 54%, 54% लोगों ने उनके पास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी। ओके, और फिर उसके बाद होता है उनकी कुछ भी फैमिली नेगेटिव एंड ट्रॉमेटिक फैमिली एक्सपीरियंस हो सकते हैं, नेगेटिव एंड ट्रॉमेटिक फैमिली हेल्थ एक्सपीरियंस हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है उनका हेल्थ इश्यूज आ सकता है, इकोनॉमिकल आ सकता है, हेल्थ इश्यूज आ गए। ठीक है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ गया, रिलेशनशिप आ गई। ओके, रिलेशनशिप्स आ गई। ठीक है, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज आ जाता है, एग्जामिनेशन फेलियर। और उसमें कह सकते हैं जो भी आप देख सकते हैं इस समय करेंटली जो इतना कॉम्पिटिशन सिस्टम है, आपको अच्छे कॉलेज के लिए लड़ाई करनी है, आपको अच्छे कॉलेज में अच्छे एकेडमिक्स के लिए लड़ाई करनी है, फिर उसके बाद अच्छी नौकरी के लिए करनी है। सो ड्यू टू ऑल दिस प्रेशर, और उसके बाद मीडिया कवरेज के लिए, है ना। सो दीज ऑल आर द रीजन। मीडिया कवरेज टॉप मारोगे तभी मीडिया रहेगी, 1 2 3 को याद रखेगी, बाकी वो तो भूल जाएगी, है ना। सो दीज ऑल आर द रीजन्स दैट व्हाट इन्फ्लुएंस द यंग पीपल टू कमिट सुसाइड। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे कह रहा है। ओके, फिर उससे बात करते हैं यंग गर्ल्स में, बात करते हैं यंग गर्ल्स या वुमेन में होती क्यों, बाय इन यंग गर्ल्स या जो भी आपकी फीमेल है। ओके, बाय, ठीक है, यंग गर्ल्स या फिर जो आपकी फीमेल है, उनमें क्या होता है आपको पता है, अरेंज्ड एंड अर्ली मैरिज। ठीक है, अरेंज्ड अर्ली मैरिज कर दी उनकी। ठीक है, और डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, यंग मदरहुड हो गया, है ना, यंग मदरहुड हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस भी कह सकते हैं रीजन है। रीजन क्या है, बहुत बड़ा रीजन है। और फिर उसके बाद आपका डाउरी हो गया, है ना, डाउरी हो गया, फेलियर इन एग्जाम, मार्क्स पर फोकस करना, ऑब्वियस चीज है, कॉम्पिटिशन, मीडिया कवरेज, कॉलेज के बाद एकेडमिक फोकस करना। ओके, और हाँ, सबसे मेन चीज की तो बात ही नहीं करी हम लोगों ने, अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज। अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज, है ना, तरह तरह के नशीले पदार्थ देना, वो भी आपका। और इसमें एक और चीज़ सामने आई है सर्वे के थ्रू कि जो टीन्स होते हैं जो 2 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ओके, दे आर टेंड टू बी मोर सुसाइडल। आई एम नॉट सेइंग दिस, इट्स करेंटली गिवन इन द आर्टिकल ऑफ द हिंदू। ओके, एक चीज़ और आपको सुनने में बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कान खड़े हो जाएंगे कि जब कोई फेमस सेलिब्रिटी मरता है, तो जब मरे थे तो मोस्ट पीपल ने गूगल पे सर्च करा था कि हाउ टू कमिट सुसाइड। क्यों? क्योंकि उनको फेमस होना था, मीडिया कवरेज उनको मिली थी। कितनी डम जनरेशन आ गई यार। सोल्यूशन क्या क्या है, ये तो आपकी हो गई कैसे, क्यों आदमी करता है या क्या रीज़न हो सकते हैं, और इसके सोल्यूशन क्या क्या है। पहला सोल्यूशन क्या है, पहली बात तो उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाओ। ठीक है, ये भी आपके यंग लड़के हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल समझाओ। ये नहीं कुछ भी हल्की सी भी दिक्कत आई, अरे यार ये तो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या है, किसी की भी हेल्प लेना, ठीक है, ले रहे हो तो उससे बताओ कि मुझे यार करेंटली हेल्प की जरूरत है, मेरा मेंटल ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, इट्स ओके, इम्प्रूविंग हेल्प सीकिंग बिहेवियर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी के रिलेटिव के थ्रू टॉक कर सकते हैं, किसी भी काउंसलर के थ्रू टॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब भी आपका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो इस चीज़ को क्या होता है, मेंटल डिस्ट्रेस या किसी भी आपका अगर बीमारी का या किसी भी चीज़ का अगर आपका अर्ली उसको स्कैन हो जाएगा तो फिर उसको क्या होता है, ख़त्म करने में, क्योर करने में आसानी रहती है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है। अब क्या है, देखो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो यार। हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करो। अब ये तो सब ये बता रहे हैं। अब ये तो हो गया अंग्रेजों वाली बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं मेरी केस मेरा है। देखो, पहली चीज़ तो यार, जब भी कभी ऐसा मन करे ना करने का, ठीक है, तो पहली बात तो मन को इतना बिजी कर लो कि उसके पास समय ना बचे सब सोचने का, बात ही खत्म। सुबह उठो 5-6 बजे, अपना 3 गिलास गर्म पानी पियो, नींबू डाल के मस्त, पार्क के 4 चक्कर लगाओ, आओ अपना भगवद गीता पढ़ो या कोई भी आपका जो भी रिलीजियस बुक हो गई जिसे आप प्रेफर करते हो वो पढ़ो, फिर अपना काम में बिजी हो जाओ। वेट लिफ्टिंग करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, कभी दिमाग में ख्याल ना आने दो। खलियों बैठे रहते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करा रहते हैं, अरे यार ये उनके पास ज़्यादा दिमाग खाली बैठा रहता है और फिर ये टेंडेंसी आगे आती है।
तो मेरा मानना तो यही है, कम करना है तो क्या करो, दिमाग को खाली ना छोड़ो, बस बात खत्म। ओके। दूसरा रीज़न, लॉजिकल रीज़न मैं देना चाहूँगा, अगर मान लो आपका बहुत मन कर रहा है करने का ये सब चीज़ें, तो ये बात याद रखना बेटा, अकाल मृत्यु मरोगे, दूसरा जन्म दिया ही जाएगा, ऑब्वियस सी चीज़ है। फिर उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से केजी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर से आप पैंट में पॉटी करोगे, फिर से पूरा क्लास जान जाएगी, फिर उसके बाद आपको क्लास 10th में क्लास से रिजल्ट होगी, फिर बोर्ड के पेपर के लिए परेशान, फिर ये साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ठीक है यार, कोई फायदा नहीं इस चीज़ का, आई डोंट थिंक। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। ओके, मुझे पता है मुझे हंसी नहीं आनी चाहिए, बट जो भी मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ इसको एक बार लॉजिकली सोच करके देखना। ओके, इसको ऐसा बना दो कि मतलब कि दिमाग में फिट बैठ जाए कि ये चीज़ करनी ही नहीं है। सोचो तो उसके बारे में हंसी आ जाए, अरे यार ये मैं ये करूँ, है मजाक की चीज़ है, बात ही खत्म। तो अब देखिए, क्या इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने नहीं कुछ स्टेप उठाया? जी बिल्कुल उठाया। क्या उठाया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट करी थी, ओके, 2019 में। नेशनल सुसाइडल प्रिवेंशन स्ट्रेटजी फॉर इंडिया आई थी, जिसका काम ये था कि नवंबर तक उसने स्कीम लाई थी, जिसका काम था कि सुसाइड को कम करना बाय 30% 2026 तक का। ओके, अभी कितना वर्क में है ये तो आप लोग को पता ही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये